हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज का फॉर्मूला, उसकी थियरी, उसके ऊपर न्यूमेरिकल, ये सब सॉल्व किया था। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बायो-सावर्ट लॉ को पढ़ने वाले हैं। बायो-सावर्ट लॉ कब एप्लीकेबल होता है, बायो-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब डिस्कशन इस लेक्चर में आज हम करने वाले हैं। और एक जियोमेट्री, वायर के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला और उसी वायर को यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बायो-सावर्ट लॉ से। बायो-सावर्ट लॉ कब एप्लीकेबल होता है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मेरे पास एक वायर है ऐसा, जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। वायर है, उसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। अब बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है? बायो-सावर्ट लॉ से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोई एलिमेंट के कारण होगा। करंट कैरिंग एलिमेंट होना चाहिए। कहना क्या चाहता हूं कि ये वायर है, इस वायर में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये जो एक एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है, ऐसे बहुत छोटे, ये तो दिखाने के लिए बहुत बड़ा है, बाकी ये बहुत छोटा है। क्लियर? ऐसे बहुत छोटे छोटे एलिमेंट से ये पूरा वायर बना है। तो ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को डीएल वेक्टर कहा जाएगा। ओके, ये जो एलिमेंट लिया है, लेंथ वाला एलिमेंट है, इसको डीएल वेक्टर कहा जाएगा। और ये डीएल वेक्टर की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में मानी जाएगी। ओके, अब मान लो मुझे बोला है कि ये यहाँ पर एक P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर ये छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा ऐसे। ओके, अब ये पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। हेड कहाँ होना चाहिए, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इसका टेल कहाँ होगा। पिछले लेक्चर में चार्ज पर था, इस लेक्चर में ये क्या है, एलिमेंट है। तो जहां पर करंट कैरिंग एलिमेंट है वहां पर टेल रहेगा, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पर क्या रहेगा, हेड रहेगा। ओके, और यहां पर एक एंगल बन रहा है जिसको हम बोल देते हैं थीटा। ओके, तो ये छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं, B वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। ओके, ये फॉर्मूला है बायो-सावर्ट लॉ का। अब ज्यादा कहानी ना सुनाते हुए मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया है। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये फॉर्मूला निकल के आया है, कोई डेरिवेशन बुक्स में दिया नहीं है। तो ये फॉर्मूला है बायो-सावर्ट लॉ का। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, किसी भी छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसा एक एलिमेंट जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा हो। तो देखिए ये वायर है, इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, और इसमें ही मैंने एक डीएल वेक्टर मान लिया, छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट। और इसके कारण, ये छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। ओके, अब इसमें फॉर्मूले में कौन सी चीज किसको डिनोट करती है तो वो लिख देते हैं। म्यू नॉट तो हमें पता ही है, बार बार नहीं लिखूंगा। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आई क्या है, आई तो सिंपल करंट है, करंट इन द वायर, करंट इन द वायर। क्लियर? डीएल वेक्टर क्या है, डीएल वेक्टर है स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। क्लियर? डीएल वेक्टर को मैं यहां पे लिख देता हूं, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। ओके, और उसमें हमें ये डीएल वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ लेनी है, करंट की डायरेक्शन के अलोंग। क्लियर? आर वेक्टर क्या है, वही पोजीशन वेक्टर है। ओके, और इसका टेल कहाँ पे रहेगा, डीएल वेक्टर जहाँ पे है वहां पर, और हेड कहाँ रहेगा, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, बाकी तो म्यू नॉट तो हमें पता ही है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये फॉर्मूला है बायो-सावर्ट लॉ का। और याद रखना, बायो-सावर्ट लॉ कब यूज करेंगे, जब छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो
ये लॉ यूज करेंगे। ओके, फिर से इसको आगे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पे A क्रॉस B का फॉर्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा DL/R साइन थीटा। क्लियर, थीटा एंगल मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब यूज आएगा तब मैं कर दूंगा। क्लियर है, तो ये है बायो-सावर्ट लॉ। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। फिर हम डायरेक्शन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो देखनी पड़ेगी ना। ये तो फॉर्मूला है, अब ये वेक्टर फॉर्म में ही है, पर न्यूमेरिकल में हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन के लिए राइट हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको डायरेक्शन समझाता हूं। तो देखिए, डायरेक्शन ऑफ B ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसकी डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे। तो वही राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, पर राइट हैंड दो तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास एक ऐसा वायर है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, और एक दूसरा वायर है ऐसे लूप में। क्लियर, ऐसा लूप टाइप वायर है, और मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। क्लियर, ये करंट है, कोई पार्ट है। तो दो तरीके से राइट हैंड यहाँ पे लगा सकते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे ऊपर की तरफ, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो डायरेक्शन फिंगर्स के कर्ल करने पे आ रही है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। थंब किसकी डायरेक्शन में रखेंगे? करंट की डायरेक्शन में। फिंगर्स को कर्ल करो, तो कर्ल करते हैं तो इस साइड इनवर्ड आ रहा है, और ये ऐसे बनेगा। ये वायर है, करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो थंब रहेगा ऊपर की तरफ, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो ये वायर के राइट साइड इनवर्ड है, और ऐसे सर्कुलर लूप बनता है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी याद है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में होती है। क्लियर, तो ऊपर की तरफ थंब और ऐसे फिंगर्स कर्ल करेंगे तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्लियर, तो यहां पे आएगा इनवर्ड और यहां पे आएगा आउटवर्ड। तो इस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। ओके, एक ये हो गया। यहां पे मैंने क्या किया, थंब करंट की डायरेक्शन में रखा, फिंगर्स को कर्ल की। यहां पे देखते हैं, अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। क्लियर, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो क्या करेंगे? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर दो। जैसे ऐसे क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो मेरी फिंगर्स मैं ऐसे कर्ल करूंगा इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो ऐसे कर्ल करने पर थंब कहाँ आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है। तो यहां पर करंट को मैंने फिंगर से डिनोट किया, और यहां पर करंट को मैंने थंब से रिप्रेजेंट किया। क्लियर, क्योंकि यहां पे लूप में करंट दिया है, तो यहां पे ऐसे फिंगर्स को कर्ल करूंगा ऐसे, तो थंब की डायरेक्शन मुझे कौन सी डायरेक्शन देगी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो इनवर्ड आ रही है। क्लियर है, ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, थंब को करंट की डायरेक्शन में डिनोट करो इस तरीके से तो भी हो सकता है। इधर की तरफ करंट है तो ये कहाँ आ रहा है? आउटवर्ड। तो यहाँ आउटवर्ड है तो यहाँ पे इनवर्ड ही होगा। सेम यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे करंट है, ऐसे इस तरफ, तो थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो यहाँ इनवर्ड आ रहा है तो यहाँ आउटवर्ड होगा। तो दो तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर से बता देता हूं, अगर करंट को थंब से रिप्रेजेंट किया है तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, और अगर फिंगर्स को अगर करंट को फिंगर से रिप्रेजेंट किया है तो थंब देगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर, कोई डाउट? डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये तो समझ में हमें आना ही चाहिए। अगर थंब करंट की डायरेक्शन में है तो फिंगर्स को कर्ल कर दो, और अगर करंट लूप में है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दो, तो थंब की डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। कोई डाउट आया समझ? तो ये है राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालना मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ओके, इसमें कोई डाउट है? अब एक ज्योमेट्री हम ले रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये डायरेक्शन हमें समझ में आनी चाहिए। ओके, वैसे एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल में कराऊंगा तब मैं आपको फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। ओके, ध्यान से समझना है इसको। मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ फाइनाइट है, मतलब मुझे उसकी लेंथ पता है, तो वो वायर में करंट पास हो रहा है, करंट कैरिंग वायर है फाइनाइट लेंथ का, और उसके कारण मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर मेरे पास एक वायर है ऐसे, और इसमें से मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट है P, ध्यान से समझना, यहाँ पर एक पॉइंट है P। ओके, और इस P पॉइंट पर मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। किसके कारण, ये वायर के कारण। कैसा वायर है, फाइनाइट लेंथ का है और करंट कैरिंग वायर है। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, इस वायर के दोनों एंड को जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे जोड़ दूंगा, मतलब ऐसे। तो एक लाइन तो ये बनी और एक लाइन ये बनेगी। ओके, और इस P पॉइंट को वायर से कितना दूर है ये दिखाना है, तो ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, और ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो मान लो ये डिस्टेंस R है, ये वाली। ओके, ये वायर है, करंट कितना फ्लो हो रहा है I, और हमें मैग्नेटिक फील्ड कौन से पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट पर। तो मान लो ये एंगल बना अल्फा और ये एंगल बना बीटा। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ओके, अब ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ध्यान से समझना। फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो रह जाएगा, पर फॉर्मूला कब यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे वो ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला जब वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, फाइनाइट लेंथ का वायर होना चाहिए और उस वायर में से करंट फ्लो होना चाहिए। तो करंट कैरिंग वायर चाहिए, फाइनाइट लेंथ का चाहिए। तो उस वायर से P पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। डरो मत, इस फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन हमारी बुक में दिया है, पर अभी मैं उसको ले नहीं रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन पूरा बहुत लंबा है, पूरा बोर्ड भर जाएगा। इतना बड़ा डेरिवेशन करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट में मैं करवाऊंगा, चिंता मत करिए। तो ये फॉर्मूला अभी डायरेक्ट याद रख लो, इसके ऊपर हम आज बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करने वाले हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। यहां पर I क्या है, I है करंट इन द वायर। ओके, म्यू नॉट तो पता ही है। R क्या है, R ध्यान से समझना, ये R क्या है, R है डिस्टेंस, P पॉइंट से वायर की डिस्टेंस या वायर से P पॉइंट की डिस्टेंस। कोई भी डिस्टेंस नहीं चलेगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये बात याद रखना। R कौन सी डिस्टेंस है, देखिए ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना, तो ये जो डिस्टेंस है वो कैसी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम पॉइंट P या फिर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वायर, चलेगा दोनों। अल्फा बीटा एंगल है, अल्फा एक एंड वाला एंगल है, अगर P पॉइंट को वायर के एक एंड से कनेक्ट करो तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा अल्फा, और P पॉइंट को वायर के दूसरे एंड से कनेक्ट करो तो एक एंगल बनेगा बीटा। कई बुक्स में यहाँ पर और यहाँ पर भी एंगल दिया हुआ होता है, तो उस हिसाब से फॉर्मूला वहाँ पे लिखा होगा। हम तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बहुत आसान रहता है। क्लियर, तो ये अल्फा बीटा तो एंगल है, I करंट, बाकी सब मैंने लिख दिया। ओके, और इसकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे, वही जो मैंने अभी आपको समझाया। राइट हैंड करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर्स को कल करो तो इस रीजन में आ रहा है, देखिए ऊपर की तरफ फिंगर्स को कल करो तो इस रीजन में आ रहा है इनवर्ड। तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा, डायरेक्शन इनवर्ड होगा। क्लियर, कोई डाउट। ये तो है फाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला। अब यही फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बनेंगे। कैसे, ये है फाइनाइट लेंथ का। अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो, जैसे ध्यान से समझना, वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ का है
तो यही फॉर्मूले में कुछ वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे? इसका एक केस ले लेते हैं। मान लो ऐसे इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। क्या ऐसा वायर होता है? इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर होता नहीं है, एक रिलेटिव टर्म है। कैसे? अगर मान लो ये मेरा हाथ है, ओके, अब इस हाथ के नज़दीक, एकदम नज़दीक एक पॉइंट है ना, तो एकदम नज़दीक पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर कोई मान लो खड़ा है, ऐसा समझ लो, तो उसको तो मेरा हाथ बहुत बड़ा दिखेगा। ठीक वैसे जैसे आप सरदार पटेल के स्टैच्यू जो बनाए ना, स्टैच्यू ऑफ सरदार पटेल जो है, ठीक वैसे ही जैसे आप सरदार पटेल के स्टैच्यू के नीचे खड़े हैं और स्टैच्यू को देख रहे हैं, तो स्टैच्यू तो बहुत बड़ा है और आप उसके सामने बहुत छोटे हैं, तो आपके लिए वो स्टैच्यू एक इनफाइनाइट कहलाएगा। तो एक रिलेटिव टर्म होता है, ऐसा एक्चुअल में कोई वायर होता नहीं है। ओके, तो ये इनफाइनाइट वायर है, इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है? I। ओके, अब P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्लियर? और ये डिस्टेंस दी गई है R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? R है। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसी को यूज करेंगे। अब मुझे आप बताइए कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पर अल्फा और बीटा एंगल है ना, तो ये तो इनफाइनाइट है, तो देखिए इसका एक एंड P पे कनेक्ट करना है और इसका नीचे वाला एंड भी P पे कनेक्ट करना है। तो कैसे हो जाएगा? ये तो इनफाइनाइट है ना, तो अगर इसको मैं कनेक्ट करूंगा ऐसे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। बहुत बहुत दूर है ना, ये तो इनफाइनाइट वायर है। और सेम नीचे ये बीटा जो एंगल बनेगा वो भी टेंड्स टू 0 बनेगा। ये दिखाने के लिए मैंने बड़ा बनाया है, बाकी ये इनफाइनाइट वायर है और P पॉइंट बहुत नजदीक है। जैसे ये वायर है और इसके एकदम नजदीक एक P पॉइंट है। ओके, एकदम नजदीक मतलब मान लो 1 मिलीमीटर, इससे 1 मिलीमीटर पर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट के लिए तो ये वायर बहुत बड़ा हो गया। तो अगर उस पॉइंट से ऊपर का एंड कनेक्ट करेंगे तो जो अल्फा एंगल बनेगा वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा और नीचे वाला भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो अल्फा भी 0, बीटा भी 0, तो कॉस 0 प्लस कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। कॉस 0 प्लस कॉस 0। तो यहाँ पर जो B की वैल्यू आएगी वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R कॉस 0 1 प्लस 1 मतलब 2। तो फॉर्मूला क्या आया? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। बहुत काम में आने वाला है ये फॉर्मूला, याद रख लेना। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो और P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, करंट I। तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ओके, कोई डाउट है? तो ये है इनफाइनाइट का और ये है फाइनाइट लेंथ का। अब सेमी इनफाइनाइट लेंथ के वायर का भी फॉर्मूला बनेगा। कैसे? ध्यान से समझना। यहां पे लिख देता हूं, जगह थोड़ी कम है, इतने में। ओके, ये फाइनाइट लेंथ का, ये इनफाइनाइट लेंथ का, और अब आता है सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट का कैसा हो जाएगा? देखिए ये वायर है, मान लो ऊपर की तरफ इनफाइनाइट है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया है P, ये डिस्टेंस मान लो R। क्लियर? तो अब अल्फा कितना, बीटा कितना, करंट इसमें कितना ले लेते हैं? I। तो अब क्या करेंगे? देखिए ये P पॉइंट को एक एंड से जोड़ो, P पॉइंट को दूसरे एंड से भी जोड़ो। तो यहाँ पर ये लाइन बनेगी और ये तो इनफाइनाइट है ना, तो बहुत बहुत दूर होगा, तो ये अल्फा जो एंगल बनेगा वो तो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और दूसरा एंड तो यही है, वायर का एक एंड कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर, और एक एंड तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R कॉस 0 प्लस कॉस 90, कॉस 90 0, कॉस 0 1। तो आंसर आया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R B का। ये फॉर्मूला भी बहुत काम आने वाला है। ओके, तो 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। पहला फॉर्मूला कौन सा है? फाइनाइट लेंथ का। फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण
पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अगर उसमें अल्फा और बीटा टेंड्स टू 0 हो जाए, मतलब वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो, तो कॉस 0 प्लस कॉस 0, कॉस 0 1 प्लस 1 2, तो यहाँ 2 से 4 कट जाएगा, तो आंसर आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और उसी में अगर वायर सेमी इनफाइनाइट हो, मतलब एक तरफ इनफाइनाइट हो और दूसरी तरफ फाइनाइट हो, मतलब यहाँ पे वायर मान लो यहाँ से चालू हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो पी पॉइंट को जोड़ेंगे एक एंड को, तो अल्फा बनेगा 0 टेंड्स टू 0 हो जाएगा और बीटा 90 डिग्री, तो वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ओके, और डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, वही राइट हैंड थंब रूल से। कोई डाउट है? तो ये 3 फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन है जो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। ओके, इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हमें वायर दिए गए हैं और ये डायग्राम दिया है, ये एक वायर है और ये एक वायर है। आई करंट इसमें से जा रहा है, वही आई करंट इसमें से जा रहा है। 2 ही वायर हैं, ये दोनों वायर नहीं है। तो इन दोनों वायर के कारण ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर हम क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को बहुत सिंपल होते हैं, फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। तो सबसे पहले ए पॉइंट की बात करते हैं। ए पॉइंट में क्या हो रहा है, मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ए पॉइंट के लिए तो यहां पर ऐसे 2 वायर हैं, करंट कितना जा रहा है, आई। ओके, और एक स्क्वायर बन रहा है जिसकी साइड मान लो है ए, कितनी है, ए। ओके, तो ए पॉइंट तो एकदम यहाँ पे सेंटर में है, क्लियर। तो अब क्या करूँगा मैं, 2 वायर है मेरे पास, दोनों वायर में से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों वायर के कारण ए पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नीचे वाला वायर देखता हूँ, तो ए पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ए पॉइंट को इस वायर के दोनों एंड से कनेक्ट कर दूंगा, तो एक तो बनेगी ये लाइन और एक तो बनेगी ये लाइन। ओके, और इस वायर का ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, क्लियर। ये एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। ओके, तो ये डिस्टेंस कितनी है, आधी, ये पूरी ए है, तो ये हो जाएगा a/2, तो ये 45 डिग्री है, तो ये सामने वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, a/2। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया वो आया a/2, और यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। तो देखिए, कोई भी एक अल्फा कोई भी एक बीटा ले लो, तो ये अल्फा 45, बीटा भी 45, बस अब तो खत्म, फॉर्मूला लगाना है खाली। और जैसा इस वायर से बना वैसा ही तो इस वायर से भी बनेगा। देखिए, यहाँ पर इस वायर का ये जो ऊपर का एंड है उसको ए से कनेक्ट करो, नीचे का एंड यहाँ पे से कनेक्ट करो, तो उसमें भी अल्फा और बीटा 45 आएंगे क्योंकि करंट सेम रखा है। तो दोनों की वजह से बी सेम रहेगा, तो मैं इंटू 2 कर देता हूँ, क्लियर। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ बी एट ए, फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, क्लियर। और ए पॉइंट पे ये तो एक वायर का है ना, ऐसा ही दूसरे वायर का भी बनेगा, सेम टू सेम, एंगल भी सेम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम, करंट भी सेम। तो मैं कर देता हूं इंटू 2, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a/2 कॉस 45 प्लस कॉस 45 इंटू 2, क्लियर। तो यहां पर b एट a इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू a कॉस 45 प्लस कॉस 45। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2 मतलब √2 इंटू 2 भी तो है। ओके, तो देखिए ये 2 2 ज़ा 4 से 4 कैंसल, तो आंसर आया √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। ये है ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसको मैंने इंटू 2 किया है, उसका रीजन भी बताता हूँ। करंट इस तरफ है तो करंट की डायरेक्शन में थंब रहेगा और फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो ए पर आ रहा है इनवर्ड। सेम इस वायर की वजह से देखते हैं, ऊपर की तरफ थंब है और फिंगर्स को कर्ल करें तो अंदर इनवर्ड आ रहा है, तो इस वायर की वजह से भी इनवर्ड है,
इस वायर की वजह से भी इनवर्ड है, इसलिए इनटू 2 कर दिया, ऐड कर दिया। अगर एक इनवर्ड होता एक आउटवर्ड होता तो माइनस करना पड़ता। क्लियर? ए पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, डायरेक्शन इनवर्ड। ओके, तो ये आ गया ए पॉइंट का। और एक पॉइंट है हमारे पास, कौन सा? बी पॉइंट। बी पॉइंट के लिए देखते हैं। बी पॉइंट का डायग्राम मैं इसमें ही बना देता हूं, मेरे पास स्पेस कम है तो इसको मैं मिटा देता हूं। क्लियर? इसका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बी पॉइंट की बात करते हैं, तो बी पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही, पर दोनों वायर की वजह से होगा। तो एंगल कितने बनेंगे, डिस्टेंस कितना है देख लेते हैं। तो नीचे का वायर पकड़ते हैं, नीचे का वायर पकड़े, बी पॉइंट से दोनों एंड को कनेक्ट करें तो देखिए एक एंड तो यहाँ पर है तो एक तो यही हो जाएगा, और एक एंड यहाँ पर है तो ये भी ऐसे हो जाएगा। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जो होगा 45 डिग्री, यहाँ पे एक एंगल बना जो है 90 डिग्री, तो अल्फा 45 बीटा 90 डिग्री। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी? देखिए ये वायर है, क्या ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है? डिस्टेंस कौन सी लेनी होती है? पॉइंट से लेकर के वायर की। तो ये रहा पॉइंट, ये रहा वायर, और यही तो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 90 डिग्री एंगल बन रहा है जो हमें कितना दिया है, ए साइड का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे आर की वैल्यू ए डालेंगे ना, आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब डायरेक्शन देख लेते हैं। सेम ऐसा ही डायग्राम इस वायर का भी बनेगा। कैसे? देखिए ये एक एंड यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और ये तो है ही, तो यहाँ पे बनेगा 90 और यहाँ पे बनेगा 45। सेम डिस्टेंस तो कितना है, ए। अब डायरेक्शन चेक करते हैं, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे, और अगर ऑपोजिट है तो माइनस करना पड़ेगा। देख लेते हैं, यहाँ पर करंट इस तरफ है, बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, करंट इस तरफ है। ओके, तो कैसा आ रहा है, इनवर्ड। इस वायर की वजह से करंट ऊपर है, थंब ऊपर रहेगा, कैसा आ रहा है, इनवर्ड। तो दोनों वायर की वजह से इनवर्ड है तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूँ, बी एट बी। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। आर कितना है, ए। कॉस अल्फा, तो कॉस 45 प्लस कॉस बीटा मतलब कॉस 90। ये तो हुआ एक वायर का, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इंटू 2। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। कॉस 45 1/√2, कॉस 90 0 इंटू 2। क्लियर? तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 से 4 कट हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 से 4 कट हो गया तो 2√2 इंटू पाई ए। क्लियर? डायरेक्शन कैसी है, दोनों वायर की वजह से इनवर्ड है तो फाइनल भी इनवर्ड आएगी। क्लियर? देख लीजिए कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। 2 से ये 4 कट हो गया तो 2 बचा और √2। क्लियर? सब कुछ बराबर है। तो ये मिल गया ए और बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? प्रैक्टिस करने से आएगा, बहुत ही आसान होता है, फॉर्मूला यूज करना हमें आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, ये एक ट्राइंगल दिया है और पूछा है फाइंड बी एट सेंट्रोइड। ट्राइंगल के सेंट्रोइड पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो चेक कर लेते हैं। और इसके साइड मैं लिखना भूल गया हूं, मान लो ए साइड। क्लियर? अब क्या करें, सेंट्रोइड कहाँ होगा इसका, सेंट्रोइड होगा एग्जैक्ट यहाँ पर। ओके, तो मान लो इसको मैं बोल देता हूं ओ। ओके, अब कितने वायर है यहाँ पर, एक वायर ये है, एक वायर ये है और एक वायर ये है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है आई। क्लियर? तो तीनों वायर की वजह से ओ पॉइंट पर क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। चेक करते हैं, एक वायर का चेक करते हैं, अगर तीनों वायर का एक ही डायरेक्शन में होगा तो ऐड कर देंगे। अब ऐड कब करेंगे वो भी देखना है ना, एक डायरेक्शन में तो ऐड करते हैं, पर अल्फा बीटा आर इसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। क्लियर? तो देख लेते हैं। तो ओ पॉइंट से सबसे पहले क्या करूं, कनेक्ट कर देता हूं किसको, यहां पे बड़ा डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना। ये है हमारा ट्राइंगल, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आई करंट, यहाँ पे है ओ पॉइंट। ओके, तो नीचे का वायर पहले ले लेता हूं। तो ओ पॉइंट से वायर के दो एंड को कनेक्ट कर दो, तो एक तो होगा ऐसे और एक तो होगा ऐसे। ओके, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। ओके, अब ये पूरा ए है तो ये कितना हो जाएगा, a/2। ये एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री। क्यों, ये पूरा कितना है, 60 डिग्री है ना, आइसोस्केल ट्राइंगल। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें मैं tan 30 लगा देता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है, तो सबसे पहले लगाऊंगा tan 30। तो tan का फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो r डिवाइडेड बाई a/2। tan 30 कितना होता है, 1/√3। क्लियर। तो ये हो गया 2r/a। हमें क्या चाहिए, r। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r हो जाएगा a/2√3। क्लियर, कोई डाउट, पक्का। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे। अल्फा कितना आया, 30। बीटा कितना, वो भी 30। अल्फा और बीटा 30 हो जाएगा। तो अब तो कुछ बचा नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। देख लेते हैं तीनों वायर की डायरेक्शन सेम आ रही है या अलग अलग है। तो एक रूल मैंने आपको सिखाया था, देखिए ये लूप में करंट फ्लो हो रहा है ना, तो लूप में करंट फ्लो होता है तब हम क्या देखते हैं, तब हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं करंट की डायरेक्शन में। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब आ रहा है बाहर, थंब आ रहा है बाहर। क्लियर। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, थंब के डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में इनवर्ड, सॉरी आउटवर्ड। इस वायर का देख लेते हैं, थंब करंट की डायरेक्शन में आउटवर्ड। और यहां पर देख लेते हैं, यहां पर कैसे होगा, यहां पर उल्टा हाथ पड़ रहा है। ओके, ध्यान से देखना, ये थंब करंट की डायरेक्शन में, तो कैसा आ रहा है, आउटवर्ड। तो 1 2 3 तीनों वायर के कारण आउटवर्ड, और तीनों वायर में अल्फा बीटा 30 ही बनेगा, आर की वैल्यू यही आएगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार फॉर्मूला यूज करेंगे, इनटू क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। 3 वायर है ना, कोई डाउट। फिर से देखिए, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट लूप में है, तो लूप में है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दो, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स कर्ल करूंगा तो थंब आ रहा है बाहर, तो फाइनल डायरेक्शन आउटवर्ड। तो फॉर्मूला यूज करता हूं, B इज इक्वल्स टू B एट O μ0 अपॉन 4 I/r cos अल्फा प्लस cos बीटा इंटू 3। ओके, तो μ0 अपॉन 4 I, तो I है, R कितना आया, a/2√3। cos अल्फा cos 30 प्लस cos 30, cos 30 कितना होता है बच्चों, cos 30 होता है √3/2। तो √3/2 प्लस √3/2, तो हो गया √3 इंटू 3। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कहाँ पर करूँ, स्पेस कम है, नीचे दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं है। तो ये देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन तो इजी है। 2√3 जाएगा ऊपर, फिर √3 हो जाएगा 3, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, नीचे 4 2 सॉरी ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 4 कट जाएगा। बहुत इजी कैलकुलेशन है। डायरेक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, इनवर्ड, सॉरी आउटवर्ड। क्लियर। तो ये है B एट O। कोई डाउट, तो ये हमारा आंसर है। इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन अच्छे हैं, और भी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, इसमें हमें 2 वायर दिए गए हैं, दोनों वायर इनफाइनाइट है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये एक वायर है, ये एक वायर है, दोनों वायर कैसे हैं, इनफाइनाइट है। 2 पॉइंट है A और B, दोनों पॉइंट पर हमें फाइनल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये डिस्टेंस A, ये भी A और ये भी A। क्लियर। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले A पॉइंट के लिए बात करते हैं। ये जो वायर है, इस वायर की वजह से A पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो थंब आएगा ऊपर की तरफ, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो इस वायर की वजह से ये पूरे रीजन में कैसा होगा, इनवर्ड। इस वायर की वजह से इस रीजन में इनवर्ड होगा और इस रीजन में आउटवर्ड होगा। क्लियर। तो A पॉइंट पर ये दोनों वायर के कारण क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और दोनों वायर इनफाइनाइट है, तो फॉर्मूला लगेगा μ0I अपॉन 2πr। आगे मैंने आपको लिखाया, फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो A पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले ध्यान से देखना, B एट A पर
ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड और ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वायर का कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 r, और डिस्टेंस कितना है a, क्या यही डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा, जी हाँ a, क्लियर। ये तो है इस वायर का जो है इनवर्ड, ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ थंब फिंगर्स को कर्ल करो, तो इस रीजन में इस वायर का इनवर्ड है, इस वायर का आउटवर्ड होगा, कैसे, ऊपर की तरफ थंब, यहां पर फिंगर्स कर्ल करेंगे तो ये रीजन में इनवर्ड है इस वायर का, तो इस रीजन में आउटवर्ड होगा ना। ये वायर इनफाइनाइट, ये वाला ऊपर की तरफ करंट है, तो थंब ऊपर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ऐसे बनेगा ना, तो यहाँ पे इनवर्ड और यहाँ पे आउटवर्ड, तो इस वायर का यहाँ पे आउटवर्ड है, तो अब ऐड नहीं होगा, माइनस होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 ये भी डिस्टेंस a है, तो आंसर कितना आ गया, 0। क्लियर। b की बात करते हैं, तो b पर इस वायर का ऊपर की तरफ थंब इनवर्ड और इस वायर का b इनवर्ड, तो ऐड हो जाएगा ना, तो b एट b म्यू नॉट आई अपॉन 2 ओके, डिस्टेंस देखना पड़ेगा, इस वायर का b पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, a, तो टोटल 3a प्लस ये तो हुआ ये वायर का, इस वायर का कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 ये तो a ही है, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 1 + 1/3, ये हो गया ना, कॉमन निकाल लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 कॉमन निकाल लो, तो ये कितना बचा, 1 + 1/3, तो कितना हो गया, 4/3, तो 4/3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 ओके, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, और डायरेक्शन इनवर्ड, यह है P एट B। ओके, कोई डाउट, डायरेक्शन इनवर्ड कैसे आई पता चला ना। फिर से देखो, इस वायर का इनवर्ड, इस वायर का भी इनवर्ड। ओके, इसमें देखते हैं क्या यही डायग्राम है, थोड़ा बहुत करंट की डायरेक्शन एक वायर में नीचे करती, इसमें दोनों डायरेक्शन ऊपर है, करंट में सॉरी वायर में करंट की डायरेक्शन ऊपर है, इसमें यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर नीचे है करंट की डायरेक्शन, तो करना तो ऐसा ही है, कुछ बड़ी बात नहीं है, दोनों इनफाइनाइट वायर है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 ओके। तो ए पॉइंट की पहले बात करते हैं, बी एट ए, तो बी एट ए पॉइंट पर इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन देखते हैं, करंट ऊपर की तरफ, थंब ऊपर की तरफ रहेगा, इनवर्ड आ रहा है, इस वायर की वजह से करंट नीचे की तरफ, इनवर्ड आ रहा है, तो ए पॉइंट पे इस वायर का भी इनवर्ड, इस वायर का भी इनवर्ड, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो बी एट ए म्यू नॉट आई अपॉन 2 r, तो इस वायर का r कितना है, a प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 r, इस वायर का r कितना है, a, तो ये हो गया डबल, तो आंसर आया म्यू नॉट आई अपॉन a, और डायरेक्शन इनवर्ड, ये हो गया b एट a। कोई डाउट। अब b पॉइंट की बात करते हैं, सबसे पहले डायरेक्शन चेक करो, इस वायर की इनवर्ड है इस पूरे रीजन में, इस वायर की बात करो तो इस वायर में नीचे की तरफ करंट है, तो यहां पर तो इनवर्ड रहेगा और यहां पर तो आउटवर्ड आएगा ना, ध्यान से देखना, ये है वायर, इसमें करंट नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ हम फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे ना, तो यहां पर इनवर्ड है और यहां पर आउटवर्ड होगा, तो बी पॉइंट का इस वायर की वजह से, बी पॉइंट पर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और इस वायर की वजह से इनवर्ड, तो होगा माइनस, क्या होगा, माइनस, तो बी एट बी, ध्यान से देखो, तो इस वायर का कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 r कितना, a प्लस a मतलब 3a माइनस म्यू नॉट आई अपॉन इस वायर का 2 कोई डाउट है समझ। तो अब इसको करना है माइनस, क्लियर। हालांकि सबसे पहले ये आएगा क्योंकि ये बड़ा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 3a, क्लियर।
रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा वो भी तो देखना पड़ेगा ना। रिजल्टेंट होगा जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। ओके, तो कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, ये तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो ये रेशियो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए कॉमन 1 माइनस 1/3, तो ये हो गया 2/3, तो 2 से 2 कट हो गया, तो आंसर आया म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई ए, और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? आउटवर्ड, बी एट बी। ओके, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। ओके, फिर से बताता हूं, डायरेक्शन ध्यान से देखना। इस वायर की वजह से थंब नीचे, करंट नीचे है तो इस रीजन में इनवर्ड, तो इस रीजन में आउटवर्ड इस वायर का, और इस वायर का देखें तो थंब ऊपर इस रीजन में इनवर्ड, और इसका इस रीजन में कैसा होगा? आउटवर्ड। ओके, तो अच्छे से इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वायर डिस्टेंस ए, दो वायर के बीच का पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सर वायर कहां पर है? यहां पर वायर ऐसे है बच्चों, वायर ऐसे है, ऐसे एक वायर ऐसे है और एक वायर ऐसे। क्लियर? करंट डॉट से रिप्रेजेंट किया है, मतलब करंट है आपकी तरफ, बाहर की तरफ। ऐसे दो वायर, दोनों वायर में करंट बाहर की तरफ है। क्लियर? और नीचे एक पी पॉइंट है जहां पर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दोनों वायर इनफाइनाइट डिस्टेंस के, सॉरी इनफाइनाइट लेंथ के हैं। तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो ये आती है कि पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो देखिए इस वायर का कितना होगा? सबसे पहले इस वायर का B1 लिख देते हैं, B1। तो B1 की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट आई अपॉन, आई करंट है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब आर कितना होगा? आर यही होगा, क्योंकि देखिए ऐसे वायर है और पी पॉइंट यहां पर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये इस वायर के तो परपेंडिकुलर ही होगी ना, तो ए रहेगा। ओके, डायरेक्शन की बात अभी करते हैं। B2 लिखते हैं, तो B2 इस वायर का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, इस वायर का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वायर ऐसे है तो P पॉइंट यहां पर है तो ये डिस्टेंस A। क्लियर? परपेंडिकुलर। अब देखते हैं डायरेक्शन, दोनों वैल्यू सेम आ गई तो B1 B2 सेम है, जिसको मैं B बोल दूंगा, तो यहां पे लिख देता हूं B1 इज इक्वल्स टू B2 इज इक्वल्स टू P। ओके, अब डायरेक्शन ध्यान से देखना, करंट बाहर की तरफ, करंट बाहर की तरफ, तो थंब रहना चाहिए बाहर की तरफ। तो इसमें अगर थंब बाहर की तरफ रखेंगे तो कैसे डायरेक्शन होगी? ध्यान से देखना, इसमें अगर थंब बाहर की तरफ है तो ऐसे होगा, थंब बाहर की तरफ, फिंगर्स को कर्ल करो, थंब बाहर की तरफ, ये वायर है, थंब बाहर की तरफ, क्यों? करंट बाहर है, तो थंब बाहर की तरफ रहेगा, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ऐसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड नीचे पी पॉइंट पर। क्लियर? तो पी पॉइंट पर जो होगा ये लाइन से एग्जैक्ट ऐसे परपेंडिकुलर मिलेगा बी। ओके, वैल्यू बी है ना, B1 B2 दोनों सेम ही है। इस वायर का देखते हैं, तो इस वायर में भी थंब बाहर की तरफ और ऐसे हो रहा है, देखिए थंब बाहर की तरफ और ऐसे फिंगर्स कर्ल हो रही है। क्लियर? तो यहां पर पी पॉइंट पर इस लाइन से 90 डिग्री पर बी होगा। ध्यान से देखना, थंब बाहर की तरफ, फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है। ओके, तो ये जो लाइन है इससे 90 डिग्री पर बी की डायरेक्शन होगी, ऐसे। ओके, ध्यान से देखना, ये है 90 डिग्री, ये लाइन और ये लाइन और ये डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। ओके, अब ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, वेक्टर आना चाहिए। तो देखिए ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। क्यों 60? आइसोस्केल ट्रायंगल 60 डिग्री, ये पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, और ये 90 है, ये 30 है, तो ये फिर से 60 डिग्री हो जाएगा। तो दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल आया? 60 डिग्री। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। दोनों की वैल्यू सेम है, एंगल 60 है, तो रिजल्टेंट एग्जैक्ट बीच में आता है। वेक्टर आपको आना चाहिए, तो ये जो एंगल होगा ये वाला, ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? तो देखिए इस बी का एक कंपोनेंट साइन वाला और इस बी का एक कंपोनेंट साइन वाला कैंसिल हो जाएंगे। इस बी का ये कंपोनेंट होगा कौन सा? b cos 30,
इस b का ये कंपोनेंट होगा b cos 30, तो आंसर जो आएगा वो होगा 2b cos 30। क्लियर? तो b रिजल्टेंट वेक्टर आना चाहिए, b रिजल्टेंट कितना होगा 2b cos 30। तो 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a cos 30 √3/2, तो ये कैंसल, तो आंसर आया √3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई a। ओके, b रिजल्टेंट डायरेक्शन ये रही, डायग्राम में हमने दिखा दी है। क्लियर? ये आउटवर्ड या इनवर्ड नहीं है, इसलिए इसमें हम लिख नहीं सकते। ओके, बहुत अच्छा सम है, कोई डाउट? इसमें आ जाते हैं। दो वायर वैसे ही, ऐसे वायर है दो इस तरीके से, ओके, और दोनों में करंट आउटवर्ड है। इसमें 2I करंट है, इसमें I करंट है। हमें क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द पॉइंट वेयर B0, ऐसा पॉइंट फाइंड करो कि जहां पर B क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर? तो चेक करते हैं, पहले ध्यान से देखना। ये वायर देखते हैं, ये वाला वायर, ओके। तो ऐसे वायर है, करंट बाहर की तरफ है ऐसे, तो फिंगर्स ऐसे कल करेंगे, तो इस रीजन में ऊपर और इस रीजन में नीचे मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर का, इस वायर का इस रीजन में ऊपर और इस रीजन में नीचे। क्लियर? इसका देखते हैं। वायर ऐसे है, ओके, ऐसे वायर है, तो करंट बाहर है आउटवर्ड, तो यहां पर ऊपर रहेगा और यहां पर नीचे रहेगा, ऐसे होगा ना। तो क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, तो यहां पर ऊपर की तरफ और यहां पर नीचे की तरफ। तो यहां पर लिखते हैं ऊपर की तरफ, ब्लैक से बना देता हूं, यहां पर ऊपर की तरफ और यहां पर नीचे की तरफ। कोई डाउट आया समझ? ध्यान से देखना। इस वायर का इस रीजन में ऊपर की तरफ है, ओके, तो ये सारे रीजन में ऊपर की तरफ होगा ना, तो यहां पर भी ऊपर ही आएगा। क्लियर? और इस वायर का इस रीजन में ऊपर की तरफ है, इस रीजन में नीचे की तरफ है, तो यहां पर भी नीचे की तरफ ही होगा। आज समझ? फिर से बताता हूं, ध्यान से देखना। ये वायर है, तो करंट बाहर है, तो इस तरफ ऊपर की तरफ, इस तरफ नीचे की तरफ, ऐसे थंब बाहर ऊपर की तरफ, यहां पर नीचे की तरफ। तो इस वाले रीजन में, सारे रीजन में ऊपर की तरफ ही होगा, तो यहां भी ऊपर, यहां भी ऊपर, यहां नीचे। इसकी बात करते हैं। तो ऐसे वायर है, करंट बाहर की तरफ है, तो यहां पर ऊपर की तरफ और यहां पर नीचे की तरफ, तो ये सारे रीजन में नीचे नीचे, यहां पर ऊपर। क्लियर? तो बताइए कौन सा कैंसिल आउट होगा? ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं, यहां पर भी दोनों ऐड हो रहे हैं, तो यहां पर एक ऊपर एक नीचे है, तो क्या वो जो पॉइंट है जहां पर हमें B0 लाना है वो इन दोनों वायर के बीच में ही होगा। ओके, तो फिर से डायग्राम बनाता हूं। यहां पर इस वायर में 2I करंट है और यहां पर इस वायर में I करंट है। ओके, मान लो वो पॉइंट यहां कहीं पर है, दोनों वायर के डिस्टेंस A है, ऐसा मान लो, दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस A है। तो ये जो डिस्टेंस है वो x मान लो, हमें तो पता नहीं है, और ये जो बची वो कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स। ओके, दोनों वायर इनफाइनाइट है, तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम होने चाहिए ना। हमें b कैसा लाना है, 0। b 0 कब आएगा? दोनों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वैल्यू सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट। तो देखिए डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ही, वैल्यू सेम कर देते हैं। तो इस वायर की वजह से कितना होगा, म्यू नॉट आई कितना है 2I अपॉन 2 पाई डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू इसका म्यू नॉट करंट कितना है I अपॉन 2 पाई डिस्टेंस a माइनस एक्स। देखिए म्यू नॉट I 2 पाई कैंसल, तो क्या बचा 2 बाई एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या बचा 1 अपॉन a माइनस एक्स, क्रॉस प्रोडक्ट, तो 2a माइनस 2x इज इक्वल्स टू x, तो 2a इज इक्वल्स टू 3x, तो x इज इक्वल्स टू 2a बाई 3। क्लियर? आ समझ? तो x की वैल्यू आ गई, मतलब इस वायर से कितना दूर होगा 2a बाई 3, तो इस वायर से कितना दूर होगा a माइनस एक्स, तो a में से इसको माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा a बाई 3। क्लियर? कोई डाउट? तो ये भी एक अच्छा सम है। ऐसे सम हम इलेक्ट्रोस्टेट में करते थे ना, फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, है ना।
तो वैसा ही कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर भी मैंने दिया है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त करते हैं और इस लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा उसकी डीपीबी, पिछले लेक्चर के कुछ क्वेश्चन आएंगे, इस लेक्चर के कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसकी डीपीबी आज ही मैं वीडियो के फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा। तो सारे क्वेश्चन आप नोटबुक में लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। उसका सॉल्यूशन मैं 1 या 2 दिन बाद अपलोड करूंगा। क्लियर? तब तक आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया बढ़िया डीपीपी में क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। थैंक यू वेरी मच।